तो इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है एक अलग से एक जगह का सीन, जो कि और कुछ नहीं बल्कि होता है एकेडमी का ट्रेनिंग ग्राउंड, जहाँ पर हमारा वैन क्रूगर आया होता है और इस ट्रेनिंग ग्राउंड में आर्नोल्ड ग्रेविस ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पर हमारा एमसी वैन आर्नोल्ड को देखकर पुरानी बातों की याद करने लगता है, जहाँ पर उसने आर्नोल्ड के बारे में सभी लोगों से पूछा होता है। हेल ने बताती है, सही बताऊं तो वह क्वार्टेंट क्राउन में भी काफी ज्यादा ही स्पेशल है। अमेलिया भी कहती है, हाँ वह 17 साल की उम्र में प्रेस्टिजियस क्लेविस फैमिली का हेड बन चुका है। प्रिंस एंजी भी बताता है कि एक मैजिक वॉरियर के रूप में उसकी स्किल सच में काफी ज्यादा ही ऊपर लेवल की हैं। यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर्स भी उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। अमेलिया भी उसके बारे में बताते हुए कहती है, मुझे तो वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह बताता नहीं आखिरकार वह सोच क्या रहा है। जहाँ पर प्रेजेंट टाइम भी बेन उसके बारे में मन में सोच रहा होता है। यह एक ऐसा बंदा भी है जो कि घरडास की शैडो स्टाइल वाली टेक्निक्स को भी जानता है, जहाँ पर वह ट्रेनिंग के साथ करता है काफी खतरनाक सा अटैक। फाइनली उसकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होती है और वह हमारे वैन को नोटिस करता है। वह कहता है, तो तुम आ गई वैन क्रूगर। वैन भी कहता है, वेल मेरे सीनियर जिसने मेरी लाइफ को बचाया था उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मुझे तो आना ही था ना। आर्नोल्ड भी कहता है, वैसे मुझे तुमको अपना रेडी बनाने का कोई भी इंटेंशन नहीं था और मैं तुम्हारा एक सीनियर हूँ, इस वजह से तुम्हें भी मुझे रेस्पेक्ट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के बात कर सकें। वैन भी कहता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो। आर्नोल्ड बताता है, मैं तुमसे डायरेक्टली कहूँगा वैन, मुझको तुम चाहिए। जिसकी ऐसी सीधी बात को सुनकर तो वैन भी चौंक जाता है। कहता है, क्या मैं। कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये थॉट आ जाता है, क्या ये कोई गे है जो मुझे मांग रहा है। आर्नोल्ड रियल रीजन को बताता है और कहता है, सही कहूँ तो अकेडमी ने एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया है। वैन भी कहता है, हाँ मैंने भी इसके बारे में कुछ ऐसा ही सुना है। आर्नोल्ड आगे बताता है, और स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना यह मेरा काम है। वैन क्रूगर, मैं तुमको मेरे एक असिस्टेंट के तौर पर रिक्रूट करता हूँ। जिसकी ऐसी बात को सुनकर वैन भी चौंक जाता है। कहता, क्या। वैन भी कहता है, वेल तुम जो कह रहे हो उसको तो मैं समझ गया, क्या मैं उससे पहले तुमसे कुछ चीज़ों को पूछ सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि तुम एक स्टूडेंट हो, तो आखिरकार तुमको एक अंडर कवर काम क्यों दिया गया है। आर्नोल्ड भी कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं मेरी क्लास फैमिली का हेड हूँ। वैन भी कहता है, क्या। अच्छा, तो उन्होंने तुम पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि तुम एक ऐसी पोजीशन पर हो जहाँ पर तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, है ना। आर्नोल्ड भी हाँ में सिर हिलाता है। वैन आगे कहता है, तो आखिरकार तुम मुझे असिस्टेंट क्यों बनाना चाहते हो। आर्नोल्ड आगे बताता है, क्योंकि तुम मुझे एक करड़ा हो। जिसकी बात पर तो वैन भी कुछ नहीं कहता। फिर सोचकर आगे कहता है, अच्छा ऐसा इसलिए है क्योंकि प्यूरिफिकेशन फैक्शन के लोग मुझे नफरत करते हैं और यहाँ पर उनका कोई जासूस होने के मेरे सबसे कम चांसेस हैं, है ना। आर्नोल्ड आगे बताता है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि तुम्हारे पास ना ही तो कोई मैजिक है, फिर भी तुम काफी अच्छे से लड़ सकते हो, इतना ही है। जिसकी बात को सुनकर हमारा एमसी थोड़ी देर के लिए तो चौंक जाता है, फिर मन में सोचता है, मेरे पास कोई भी मैजिक नहीं है, इसका मतलब कि मेरे ऊपर मैजिक डिटेक्शन मैजिक काम नहीं करेगा। इसकी ये एक्सप्लेनेशन सच में काफी बुरी है, लेकिन लॉजिकली तौर पर देखा जाए तो ये सेंस भी बनाती है। वैन आगे कहता है, यहाँ पर एक और ऐसी चीज है जो कि मुझे तुमसे पूछनी है। आर्नोल्ड भी कहता है, और अब वह चीज क्या है। वैन कहता है, जब लीजन ट्रेनिंग एंड हुई थी तो तुम मेरे पास आए थे और तुम मुझसे बताए भी थे, तो क्या उस टाइम पर भी वे तुमको अंडर कवर मिशन दिया गया था उस टाइम पर। तो ये मिशन तो तुम्हें असाइनमेंट के बाद दिया गया होगा ना, तब सभी को पता चल गया तब। अगर ऐसा नहीं है तो आखिरकार तुमने मुझको यहाँ पर बुलाया, तो बुलाया क्यों। आर्नोल्ड भी कहता है, वैसे यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे तुमसे पूछनी है, लेकिन उन चीजों को हम मिशन खत्म होने के बाद भी पूछ सकते हैं। वैन कहता है, लेकिन तुम मेरे क्वेश्चन को क्यों अवॉइड कर रहे हो। आर्नोल्ड भी कहता है कि तुम्हारे पास भी मेरे लिए कुछ क्वेश्चन होंगे, है ना। जहाँ पर वैन को वह पुरानी बातें याद आती हैं, किस तरीके से जब आर्नोल्ड का पंच हमारे वैन ने रोका था तो उसने बताया था कि यह गरुडास की टेक्निक है। तो हमारे एमसी वैन को भी उससे यही पूछना था, आखिरकार उसे इस टेक्निक के बारे में कैसे पता। आर्नोल्ड आगे कहता है, जब एक बार यह मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम दोनों ही एक दूसरे के क्वेश्चंस के आंसर देंगे। यह प्रस्ताव कैसा है। वैन भी मन में सोचता है, एक अंडरकवर ऑपरेशन, हाँ यह एक ऐसी जॉब है जिसमें तुम अपने ही साथियों पर शक करते हो और उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हो। वह पर्सन चाहे किसी ग्रुप का क्यों ना हो, हर कोई इस जॉब को नफरत करता है, लेकिन अगर इस जॉब में हमें कोई भी एक लीड मेजर अचीवमेंट मिल जाएगी तो भाई मैं नाइटहुड के और पास आ जाऊंगा, एक नाइट बनने के और करीब आ जाऊंगा। और इसके भी अलावा अगर हमने प्यूरिफिकेशन फैक्शन को इस तरीके से अकेला छोड़ दिया तो वे उनकी जितनी भी सारी योजनाएं हैं वे सिविल वॉर में बदल जाएंगी
और मेरी प्रीवियस लाइफ में सिविल वॉर और किंग के अचानक मर जाने से प्रिंस के सक्सेसर बनने की जो वॉर थी वह भी ट्रिगर हुई थी। अगर एक और सिविल वॉर चालू हो गई तो हिंज जरूर से ही किंग बन जाएगा अगला, और वही नर्क दोबारा से दोहराया जाएगा। वैन भी कहता है ठीक है, तो मैं इस जॉब को पूरा करूंगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखना जब ये काम पूरा हो जाएगा हम दोनों एक दूसरे को अपने सवालों के जवाब देंगे। आर्नोल्ड भी कहता है हाँ मैं इसका वचन देता हूँ। फिर हमें कुछ टाइम बाद कुछ स्टूडेंट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राल्फ हमारे वैन से कहता है हे वैन, क्या तुम किसी सेमिनार को देखने वाले नहीं हो क्या? वैन भी कहता है क्या सेमिनार? हाँ इसका भी टाइम आ गया है कि डिसाइड कर लें कौन सा सेमिनार हमें देखना है। बताया जाता है सेमिनार एक स्पेशल क्लास होती है जिसे रेगुलर क्लासेस के अलग चलाया जाता है। सिर्फ वे स्टूडेंट जिन्हें इंस्ट्रक्टर द्वारा पर्सनली तौर पर अप्रूव किया जाता है वे ही लोग इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, और वे स्टूडेंट एक छोटे ग्रुप में एक फोकस्ड ट्रेनिंग ले सकते हैं। जहाँ पर राल्फ कहता है मैंने तो सोच लिया है, मैं तो इंस्ट्रक्टर वारकास द मैजिक सोर्समैन को ही चुनूंगा। फाल्क भी कहता है हाँ मैंने प्लानिंग बनाई है इंस्ट्रक्टर मारिस से मिलने की, जो कि विंड मैजिक में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हैं। वैन भी कहता है तुम्हारे बारे में तो सारी ही चीज़ें ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ क्या कोई इंस्ट्रक्टर मुझे भी चुनेगा जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है? राल्फ कहता है अरे इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, तुम्हें जाकर प्रोफेसर बार्टोलोमेई से जाकर मिलना चाहिए। वैन भी कहता है क्या बार्टोलोमेई ये कौन है? राल्फ कहता है यह है एक थ्योरी स्पेशलिस्ट, वह कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर नहीं है जो कि किसी एक ही चीज़ पर अड़ा रहता हो, और ऐसा भी सुना गया है कि वह हर तरह के स्टूडेंट्स को ले लेता है अपने इंस्ट्रक्शन में। मैंने तो यहाँ तक कि सुना है कि लोअर नोवेल्स और कॉमनर्स भी इसके क्लास में आते हैं, लेकिन इसकी पढ़ाने का तरीका एकदम बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर रहते हुए काफ़ी सारे लोगों ने अपना नाम बनाया है इससे पढ़ते हुए। वैन भी कहता क्या मैंने तो कभी नहीं सुना था हमारे पास ऐसा भी कोई टीचर है। वैन भी मन में सोचता है वैसे ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि आखिरकार मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में ना जाने कितनी ही थियोरेटिकल रिसर्च को किया था। वैन उनसे कहता है वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में, लेकिन अभी मेरे पास कोई काम है जो कि मुझे आज करना है, तो अगली बार मैं जरूर से उस प्रोफेसर से मिलने जाऊंगा। राल्फ कहता है ठीक है तो कल मिलते हैं। फाइनली वैन एक जगह पर आया होता है जहां पर आर्नोल्ड उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। वैन कहता है आपको इंतजार कराने के लिए मुझे माफ करना सेनपाई। आर्नोल्ड कहता है चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं। तभी वैन पूछता है तो आखिरकार कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? इस सवाल को सुनकर तो आर्नोल्ड भी कुछ नहीं कह पाता, दोनों में ही अजीब सी शांति छा जाती है। वैन पूछता है क्या गलत है? तभी आर्नोल्ड काफी कंफ्यूजन में कहता है शायद हमें सभी का इंटरव्यू लेना चाहिए। वैन भी चिल्लाते हुए कहता है क्या शायद, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? यह बंदा इसके बारे में मैं कल रात से सोच रहा था, लेकिन और मन में कहता है क्या इसके दिमाग में सिर्फ मांसपेशियां भरी हुई हैं क्या और कुछ भी है? जहां पर आर्नोल्ड कहता है वैसे इस तरीके का कोई मिशन करने का एक्सपीरियंस मेरे पास तो है नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो तुम मुझे बता सकते हो। वैन भी मन में सोचता है क्या मेरा आइडिया? यह तो सच में काफी अजीब बंदा है। अमेलिया ने भी मेरा आइडिया तब लिया था जब वह मुझे एक्नोलेज करने लगी थी। आर्नोल्ड पूछता है क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? वैन शांत होता है और कहता है चलो कुछ नहीं, यहाँ पर इस जैसी सिचुएशन में 4 ऐसी चीजें हैं जिनके पीछे हमें जाना चाहिए, लोग, उनकी चीजें, रुपए और इन्फॉर्मेशन, और यह देखना होगा आखिरकार ये चीजें कैसे मूव करेंगी। आर्नोल्ड कहता है और आगे बताओ। वैन कहता है प्यूरिफिकेशन फैक्शन ने सिर्फ उसी टाइम पर अटैक किया जब लीजन ट्रेनिंग चालू हो गई थी। उन्हें वे एग्जैक्ट मोमेंट पता था जब हमारी वैनगार्ड की टीम पहले उस लेमेट वेस्टलैंड में इंटर हुई थी, इसलिए हमें सबसे पहले उनकी तहकीकात करनी चाहिए जिसको इस इंफॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले पता था। तो पहली चीज जो कि हमें ट्रैक करनी है वह यह है कि आखिरकार इंफॉर्मेशन कैसे गई। आर्नोल्ड कहता है तुम्हें इसके बारे में काफी ज्यादा पता है ना? वैन भी कहता है वेल ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने किताब में पढ़ा था। और वैन मन में सोचता है अब मैं यह तो नहीं कह सकता ना कि मैंने अपनी पूरी लाइफ को इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज और शैडो वॉर में गुजारा है, तो अभी के लिए यही ठीक है। आर्नोल्ड भी कहता है मैं देख सकता हूँ, तो वह पहला पर्सन जिसे हमें अप्रोच करना चाहिए। वैन भी कहता है हाँ यह वही पर्सन है। यह होती है अमेलिया जिसके पास वे दोनों आए होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अमेलिया कहती है तुम दोनों को यहाँ पर देखकर काफी अच्छा लगा, मेरे पास तुमको ऑफर करने के लिए ज्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को यहाँ पर कंफर्टेबल रखना, लेकिन फिर भी तुम्हारी ये जोड़ी काफी ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड है। वैन भी अजीब सी शक्ल बनाए हुए वहाँ पर बैठा होता है। वह कहता है हाँ कुछ ऐसा ही है, हम तो तुमसे सिर्फ कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अमेलिया उनको चाय ऑफर करते हुए कहती है वैसे ये कोई लग्जूरियस चीज़ तो नहीं है, फिर भी इसे हमारे होम टाउन से लाया गया है, हम विंटर्स में इसका यूज़ करते हैं, इससे हमारी बॉडी पूरी तरीके से गर्म रहती है। वैन भी उसका शुक्रिया करता है। तभी अमेलिया पूछती है तो आखिरकार आप हमसे क्या पूछना चाहेंगे? फिर हम देखते हैं आर्नोल्ड को
जो कि सीधा कह देता है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके ऐसे सीधे सवाल को सुनकर तो हमारे वैन के मुंह से भी चाय निकल जाती है। अमेलिया चौंक जाते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो वैन, यह चाय काफी ज्यादा ही गर्म है। वैन भी कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरे गले में थोड़ा फंदा लग गया था, यह तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। ऐसा कहते हुए वह आर्नोल्ड के पैर पर पैर मार रहा होता है, लेकिन आर्नोल्ड को तो कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। जहाँ पर वैन अपने मन में सोचता है लगता है लीड मुझे ही लेनी चाहिए अब। जहाँ पर वैन अमेलिया से कहता है वैसे हम मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सभी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उस बैटल में क्या सही रहा क्या गलत हुआ था उस सारी इन्फॉर्मेशन को मुझे प्रिजर्व करना है। अमेलिया भी कहती है क्या, अच्छा तुम वेटल लेसन रिपोर्ट को बना रहे हो। जैसा कि वैन से एक्सपेक्ट ही किया गया था वह पहले से ही अगले वेटल की तैयारी में लग गया। वैन भी कहता है हाँ अगर इस तरीके की सिचुएशन फिर से कभी आगे आए तो हम इसका यूज कर सकेंगे। तो तुम हमारी एडवांस यूनिट की कमांडर रही थी तो मैं तुम्हारी साइड की स्टोरी सुनना चाहूंगा अमेलिया। अमेलिया भी कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वैन भी मन में सोचता है वैसे मेरे दिल में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि अमेलिया के भरोसे को इस तरीके से झूठ बोलकर इस्तेमाल करना, लेकिन यही तरीका है जिससे हम प्यूरिफिकेशन फैक्शन की कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज कर सकते हैं, तो मुझे माफ करना अमेलिया। जहाँ पर वैन कहता है जो पहली चीज है जो कि मुझे तुमसे पूछनी है वह ऑपरेशनल प्लान तुमने कैसे डिसाइड किया था। जिसकी बात सुनकर वह थोड़ी शांत होती है। वैन आगे कहता है फोर्स रिकॉनियंस को चुनना उस टाइम पर यह सच में काफी ज्यादा ही आक्रामक डिसीजन था तुम्हारा। वैसे मैं इसे समझ सकता हूँ लेकिन फिर भी उस डिसीजन तक पहुँचने के लिए क्या यहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसा इवेंट था जिससे तुम इन्फ्लुएंस हुई थी। जिसकी बात सुनकर अमेलिया थोड़ी देर के लिए शांत होती है और कहती है टू बी ऑनेस्ट ऑफ कोर्स एडवांस यूनिट द्वारा दुश्मन की इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी इकट्ठा करना यही तो उनका एक मोटिव था। फिर भी मैं यह भी नहीं कह सकती कि उस टाइम पर मुझे अचीवमेंट पाने की कोई भी लालसा नहीं थी। वैन कहता है तो फिर आगे वहाँ पर हुआ क्या था। अमेलिया कहती है जब हम वहाँ पर उस दलदल की तरफ जा रहे थे तो हमने एक ब्रेक लिया था और यह काम भी उसी ब्रेक के दौरान हुआ था। उस ब्रेक के दौरान एक स्क्वाड कैप्टन ने कहा था, जहाँ पर हमें अमेलिया के पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, एक सोल्जर कहता है मैंने सुना है कि वह सामने वाला दलदल इलाका काफी ज्यादा ही बड़ा है। उसका कैप्टन भी कहता है हाँ यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मेन फोर्स के आने से पहले हम उस पूरे इलाके को स्काउट कर सकें। हमें अपने आप को एंट्री वाले रास्ते को सिक्योर करने तक ही लिमिट करना होगा, यही हमारे लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है जब तक कि मेन फोर्स ना आ जाए। वैसे तो रोड वोल्ट फैमिली की कैलवरी यहाँ पर है और उनके होते हुए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन को चुनना ये काफी ज्यादा ही बेकार फील कराता है। और इन सारी बातों को अमेलिया ने भी सुन लिया होता है और प्रेजेंट टाइम में अमेलिया कहती है और उस टाइम पर मैंने जो उन बातों को सुना तो मुझे भी अंदर से कुछ जलने जैसा महसूस हुआ, क्योंकि आखिरकार हमारी रोड वेल्ट फैमिली जनरेशन से हमारी सीमाओं की रक्षा करती आ रही है। ना ही मेरे ग्रैंडफादर ना ही मेरे फादर कभी भी दुश्मन को देखकर रुके हैं, तो इसलिए उन शब्दों ने मेरी प्राइड को हर्ट किया था और इसी की वजह से मैंने वह डिसीजन लिया था। वैसे तो कमांडर के तौर पर यह डिसीजन एकदम रेकलेस था अगर और शांति से उसके बारे में सोचा जाए तो। जहाँ पर वैन और आर्नोल्ड उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वहां से निकल आए होते हैं। वैन कहता है वह स्क्वाड कैप्टन जिसके बारे में अमेलिया बात कर रही थी उसका नाम है एल्विन, और जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने कुछ लोगों से पूछा जिन्होंने बताया कि वह वॉर्थलोम में सेमिनार में मिल सकता है। आर्नोल्ड भी पूछता है क्या तुम्हें उसके ऊपर शक है। जहाँ पर वैन कहता है जो बातें उसने उस टाइम पर कही थी ये पूरी तरीके से तो अजीब नहीं है, लेकिन उस टाइम पर उसने उस बातों को कुछ इस तरीके से कहा जिस पर अमेलिया ने भी रिएक्ट किया। क्या हो कि अगर इसे पहले से कैलकुलेट किया गया हो। वह आर्नोल्ड भी कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, क्या अमेलिया की थॉट्स को पहले से गाइड किया गया। वैन भी कहता है चलो छोड़ो इसे, पहले मुझे उससे जाकर मिलना है और उसकी बातों को सुनना है। वॉर्थलोम सेमिनार चलो वहाँ चलते हैं। जहाँ पर ये फाइनली आ चुके होते हैं और उसे देखकर वह मन में सोचता है तो क्या यही वह सेमिनार है जिसके बारे में राल्फ बात कर रहा था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस सेमिनार को इस तरीके से विजिट करूंगा। जहाँ पर वे गेट पर नॉक नॉक करने लगते हैं। अंदर से टीचर भी कहता है तुम आ सकते हो, गेट ओपन है। जहाँ पर वैन और आर्नोल्ड इसके अंदर एंटर करते हैं। जहाँ पर पहले से एक टीचर होता है जो कि कहता है देखो तो सही आज तो कुछ अनयूजुअल विजिटर्स यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए मुझसे। क्लेविस फैमिली का हेड आर्नोल्ड जो कि 5 क्वार्टेट क्राउन में से एक है और एक ऐसा लड़का जो कि हाल ही में काफी ज्यादा फेमस हुआ है, वैन क्रूगर। हाँ वैन भी कहता है वैसे यहाँ पर अचानक आने के लिए हमें माफ़ करना, लेकिन मैं वेटल लेसन्स को इकट्ठा कर रहा हूँ अभी हाल ही में हुई मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज से। वह टीचर भी कहता है क्या लेसन, वो भी बैटल से, इम्प्रेसिव। यहाँ पर कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इतना आगे की सोचते हैं। वैन भी उनका शुक्रिया करते हुए कहता है वैसे मैं एल्विन से मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उससे मिला सकते हैं और क्या आज वह यहाँ पर है।
टीचर भी कहता है वेल वह अभी पूरी तरीके से रिकवर तो नहीं हुआ है, तो मैंने उसे सेमिनार से ब्रेक लेने के लिए कहा था, मैं उससे कुछ ज़्यादा नहीं करवाना चाहता। जिसकी बात को सुनकर वैन भी मन में सोचता है हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि आखिरकार वह उस लाइटनिंग अटैक से डायरेक्टली हिट हुआ था उस मैजिक थंडर बीस्ट के, तो ये बात तो सेंस बनाती है। वैन भी ग्रीट करते हुए कहता है अच्छा ऐसा है, तो मैं आशा करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, तो आज के लिए हम। तभी टीचर कहता है मिस्टर क्लूगर, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप एक पल के लिए मेरी बात सुनना चाहोगे। वैन भी हाँ करता है और टीचर कहता है यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे तुमसे डिस्कस करनी है, मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर कुछ लंबे टाइम से हैं। वैन भी कहता क्या मेरे, जहाँ पर टीचर आगे कहता है तुम जो जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है, उसने करीना के साथ फाइट की और उसे हराया भी, और यहाँ तक कि तुमने मैजिक थंडर बीस्ट को हराने में भी काफी ज्यादा ही कंट्रीब्यूट किया था। इस एकेडमी की पूरी हिस्ट्री में ये जो अचीवमेंट्स हैं ये एकदम अकल्पनीय हैं, तो क्या तुम्हारे जैसा कोई जरूर से ही एक नई एरा की बन सकता है। वैन भी सिर खुजलाते हुए कहता है अरे नहीं, आप तो मुझे सच में काफी ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हो। जहाँ पर टीचर आगे कहता है हाँ मेरा सेमिनार भी कुछ इसी तरीके का है, जो कि मैजिक की कमी को पूरा करने पर इम्पोर्टेंस देता है, और देखने से ऐसा लगता है कि हम दोनों के कुछ फंडामेंटल्स आपस में सिमिलर हैं। तो तुम दोनों यहाँ पर आ ही चुके हो, तो कैसा रहेगा कि तुम आकर मेरे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग को देख लो एक पल के लिए। जहाँ पर वैन आर्नोल्ड की तरफ देखने लगता है जो कि एकदम शांत खड़ा होता है, तो वैन भी कहता था ठीक है हम भी देखने के लिए तैयार हैं। वह मन में सोचता है यह वही सेमिनार है जिससे एल्विन बिलोंग करता है, तो इसे ऑब्जर्व करने के लिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनली उस सेमिनार में भी सभी लोग आ चुके होते हैं, जहाँ पर टीचर बताता है यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसे इलाइट कहा जा सके, क्योंकि जो हाई नोबल के चिल्ड्रंस होते हैं वे हमेशा ही एक चमकते धमकते सेमिनार को ही चूज करते हैं। फिर भी वे चाहे कितने ही कम मैजिक के साथ क्यों ना जन्मे हो, फिर भी वे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। वे सारे ही लोग पॉसिबिलिटीज़ में भरोसा करते हैं और साथ ही साथ हार्ड वर्क में भी। वैन भी कहता है वैसे ही ये सेमिनार काफ़ी अच्छा है। तभी वह टीचर हमारे आर्नोल्ड की तरफ देखता है जो कि एकदम शांत खड़ा होता है। तभी टीचर कहता है बाय द वे मिस्टर क्रूगर, मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। वैन भी कहता है फेवर की कौन सा फेवर। जहाँ पर टीचर आगे कहता है आपकी ये जो टेक्निक्स हैं जो कि बिना मैजिक के काम करती है, ये इन सारे ही लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी रहेंगी। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप आर्नोल्ड के साथ मिलकर एक यहाँ पर स्पार मैच का प्रदर्शन कर पाओगे। वैन भी उसकी बात को सुनकर चौंक जाता है, कहता है क्या एक स्पार मैच, वो भी आर्नोल्ड के साथ। जिसकी बात को सुनकर वैन भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है। वह मन में सोचता है सच कहूँ तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी अटेंशन को ग्रैब करना ये अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन तभी हमारा आर्नोल्ड कहता है चलो इसे करके दिखाते हैं, और हमारे वैन कोई घूरे जा रहा होता है। उसकी बात को सुनकर तो वैन भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है। वैन भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आर्नोल्ड आगे बढ़ते हुए कहता है इस ट्रेनिंग ग्राउंड के चारों ओर पहले से ही एक बैरियर सेटअप हो चुका है, तो हमारे फाइट से होने वाले प्रभावों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर टीचर भी कहता है हाँ आप सभी को होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना पूरा दे सकते हैं इसमें। उनकी बातों को सुनकर सारे ही स्टूडेंट्स काफी ज़्यादा चौंक जाते हैं। हमारा एमसी वैन भी मन में सोचता है वेल इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेशन पाने के लिए इतना तो मैं रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो वह भी उसी ट्रेनिंग ग्राउंड में आने लगता है। सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा ही चौंके हुए होते हैं। एक बंदा कहता है क्या आर्नोल्ड 5 कॉन्टेंट क्राउन में से एक और एक गरुड़ा स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं। दूसरा कहता हाँ ये वही फेमस लड़का है, यहाँ तक कि इसने करीना को भी हराया है, और ऐसा सुनने में आया है कि इसने मैजिक थंडर बीस्ट को भी हराने में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। वहीं दूसरी ओर आर्नोल्ड जो कि 5 क्वार्टेंट क्राउन में से काफी ज्यादा ही स्किल्ड माने जाते हैं सभी में से, अगर इनके अगेंस्ट में कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जीत जाता है, चाहे ये मैच स्पार मैच ही क्यों ना हो, यह न्यूज सच में काफी ज्यादा बड़ी होगी। सारे लोग टीचर की ओर देख रहे होते हैं। टीचर का ध्यान सिर्फ उन्हीं दोनों पर होता है। वैन भी अपने फाइटिंग स्टाइल्स में आ जाता है, लेकिन तभी वे अचानक एक काफी खतरनाक सा अजीब सा प्रेशर महसूस करने लगता है, जो कि होता है हमारे आर्नोल्ड का, जो कि इस टाइम पर काफी खतरनाक सी पावर एनर्जी को इमिट कर रहा होता है। तभी एक स्टूडेंट कहता है क्या कितनी इनक्रेडिबल मैजिक पावर है। तभी दूसरा कहता है हाँ मेरा तो पूरा शरीर कांप रहा है यहाँ पर खड़े होने पर भी। उसकी ऐसी मैजिक पावर को देखने के बाद तो टीचर भी चौंक जाता है। जहाँ पर आर्नोल्ड कहता है मैं तुम्हारी तरफ तुम्हें मारने के इंटेंशन से बढ़ूंगा, तो वैन तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भी इसी माइंड रिसेट के साथ फाइट करो। वैन भी मैंने सोचता है क्या ये सीरियस है, और कहता है तो ठीक है चलो। आर्नोल्ड काफी खतरनाक सी मैजिक एनर्जी को रिलीज करने लगता है, लेकिन इस टाइम पर बैरियर भी एक्टिवेट हो चुका होता है, जिससे वह एनर्जी बाहर नहीं जा पा रही होती है। स्टूडेंट्स कहते हैं मैंने तो ऐसा सुना है 5 क्वार्टेंट क्राउन में से ये सेनपाई सच में काफी ज्यादा ही स्किल है कॉम्बैक्ट एबिलिटीज में, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वे एक्टिव नाइट्स के अगेंस्ट में किसी भी स्पार मैच को अब तक नहीं आ रहे हैं।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे इस टाइम पर अपनी फैमिली के हेड बन चुके हैं। तभी टीचर कहता है तो ठीक है, इस पावर को चालू करो। जहाँ पर उनका इंस्ट्रक्शन मिलते ही हमारा वैन सीधा आर्नोल्ड की तरफ झपट्टा मार देता है अटैक करने के लिए, और अपनी पूरी जान लगाते हुए आर्नोल्ड के ऊपर एक काफी खतरनाक सी पाल्म स्ट्राइक मारता है। लेकिन भाई हम देखते हैं इस स्ट्राइक के साथ आर्नोल्ड को तो घंटा फर्क नहीं पड़ा होता। वैन भी मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा ही था, एक मैजिक वॉरियर फंडामेंटली तौर पर एक मेज या मैजिक स्वॉर्ड्समैन से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। जहां पर एक मेज अपनी मैजिक एनर्जी को बाहर की तरफ रिलीज करता है अटैक करने के लिए, वही मैजिक स्वॉर्ड्समैन अपने मैजिक को अपने स्वॉर्ड में इम्प्लांट करता है और उससे काटता है। लेकिन एक मैजिक वॉरियर अपने मैजिक को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करता है ताकि वे फिजिकल एनहेंसमेंट पा सकें। इसी वजह से एक मैजिक वॉरियर का मैजिक डिफेंस किसी भी दूसरे पर्सन से काफी ज्यादा ही स्ट्रांग होता है। वैन की जो क्रशिंग स्ट्राइक्स हैं और जो शॉकवेव वह अंदर भेजने की कोशिश कर रहा है, वे भी अंदर नहीं जा पा रही हैं उस वजह से, और उनको आर्नोल्ड के अंदर भरी हुई मैजिक की दीवार से ब्लॉक किया जा रहा है। वैन में मन में सोचता है एयर पाम स्ट्राइक तो काम ही नहीं कर रही, वे शॉकवेव्स इसके अंदरूनी कानों तक पहुंच ही नहीं रही हैं। लेकिन इसके बारे में क्या, वह अपने दोनों हाथों से हमारे आर्नोल्ड की तरफ बढ़ता है एक काफी खतरनाक से स्ट्राइक करने के लिए। लेकिन हमारा आर्नोल्ड इस बार उसके हाथ को पकड़ता है और उसके अटैक को ही डिफ्लेक्ट करते हुए एक काफी खतरनाक सा पंच बना लेता है अटैक करने के लिए, और करता है काफी खतरनाक सा पंच अटैक। लेकिन हमारा वैन उसके अटैक को डॉज कर लेता है नीचे झुककर, और साथ ही में पीछे हट जाता है। और मैं मन में सोचता है यह तो अभी भी काफी ज्यादा ही अच्छा है। ट्विन हेड पाम स्ट्राइक यह बेसिकली तौर पर जो लो इंटेलिजेंस वाले वीस्ट होते हैं उनके लिए होती है, और यह उन अपोनेंट्स पर काम करती है जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ज्यादा कुछ ना जानते हो। लेकिन यह इस जैसे मैजिक वॉरियर पर तो काम नहीं करने वाली। जहाँ पर हमारा आर्नोल्ड भी कहता है तो अब मेरी बारी, और ऐसा कहकर वह सीधा वैन की तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। वैन भी बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, तभी अचानक से हमारे आर्नोल्ड की एक किक उसके पास बढ़ने लगती है। हमारा वैन भी अब उसे ब्लॉक करने की ट्राई तो करता है, लेकिन वह देखता है उसके अटैक पे सच में काफी ज्यादा फोर्स होती है, जिसे तो हमारा वैन भी नहीं रोक पाता। वह भी उसको अटैक के रोकने की वजह से पीछे घसीटता जाता है। उसे अटैक को हेड ऑन ब्लॉक करने की वजह से उसके हाथ में भी काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है, उसके हाथ कपा रही होती है। वह भी मन में सोचता है अगर मैंने इससे कोई भी एक क्लीन हिट ले ली तो यह तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। मुझे डिफेंस पर नहीं रहना है, मुझे अटैक करते रहना है ताकि मैं कोई ओपनिंग क्रिएट कर सकूं। लेकिन अगले ही पल हमारा आर्नोल्ड करता है काफी खतरनाक सा पंच अटैक उसके पेट पर, जिसे देखकर तो हमारे वैन के भी पसीने छूट जाते हैं, और ये अटैक सीधा उसके पेट से हिट हुआ होता है, जिस वजह से वह दूर जाकर गिरता है। मन में सोचता है यह टेक्निक जो कि इसने अभी यूज की मेरे अटैक के स्टार्टिंग पॉइंट को काउंटर करना, ये तो कर्मा रेट्रिब्यूशन है। तभी अगले पल में फिर से अटैक करने के लिए वैन की तरफ आगे बढ़ जाता है। वैन भी उसके पंच से पंच टकराने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी आर्नोल्ड उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे ऊपर हवा में उड़ा देता है। वैन मन में सोचता है ये तो कंबाइंड ट्रेजेक्टरी टेक्निक है, यह पूरी तरीके से परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसने इसका यूज काफी अच्छे से किया है। यह इसके बारे में जानता ही नहीं बल्कि इसे यूज भी कर सकता है। वे टेक्निक्स जिसका यूज गरुड़ा मैजिक रेस वाले बंदों से फाइट करने के लिए करते हैं। आर्नोल्ड जो कि मैजिक यूज कर सकता है, वह भी इन टेक्निक्स का यूज क्यों कर रहा है? आर्नोल्ड भी कहता है क्या गलत है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? वैन भी कहता है नहीं रुको जरा, और एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और वह यहाँ पर काफी सारा अटैक करता है एक ही बार में हमारे आर्नोल्ड के ऊपर। यहाँ पर वैन अटैक पर अटैक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन अटैक्स का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैन खुद कॉर्नर हो चुका है। वैन भी मन में सोचता है 15 साल के लड़के की इस बॉडी के साथ मैं अपनी टेक्निक्स को पूरी पावर के साथ अनलीश नहीं कर सकता, इनकी भी अपनी एक लिमिट हो चुकी है, और ना ही मैं इस बंदे की मैजिक डिफेंस को ब्रेक थ्रू कर पा रहा हूँ। इसको हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, वही टू हैंडेड क्रशिंग स्ट्राइक, लेकिन उसके साथ तो मैं इस पर अटैक भी नहीं कर पा रहा, और अब तो मेरे पास कोई भी ज्यादा मूव्स नहीं बचे हैं। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बिना किसी अचीवमेंट के हार जाता हूँ तो यह एग्जाम्पल सेट करेगा कि गरुडास के पास भी उनकी लिमिट्स होती हैं, वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, और इन स्टूडेंट्स के मन में भी यही बात बैठ जाएगी। और इससे भी बुरा जो चीज़ मैंने अब तक बनाई है उस एंट्रेंस एग्जाम से, वे सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। कम से कम एक स्ट्राइक तो मुझे इस पर लगानी ही होगी, जिसके लिए मुझे सबसे पहले इसके मैजिक डिफेंस को ब्रेक थ्रू करना होगा। लेकिन कैसे? लेकिन इस टाइम पर आर्नोल्ड भी तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए, और करता है एक सीधा पंच अटैक। वैन उसे डॉज करता है, लेकिन उस अटैक की शॉक वेव से वैन भी एक पल के लिए होश में नहीं रहता। जहाँ पर उसे याद आती है अपने पास्ट की एक बात, जहाँ पर वह इस टाइम पर उसी टू हैंडेड क्रशिंग स्ट्राइक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और उसी के साथ एक मटके पर अटैक करता है, जिसका इम्पैक्ट जाता है सीधा उसी नारियल के पास, और हम देख पाते हैं वह नारियल भी टूट चुका होता है।
वैन भी कहता है ठीक है, तो मैंने कर दिखाया। तभी वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हो बच्चे। वैन भी कहता है कम ऑन, ये काफी ज्यादा अच्छा है, मैंने इसके लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। उसके मास्टर कहती है यह काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है कि तुमने इसके प्रिंसिपल्स को मास्टर कर लिया है, लेकिन मैं तुमको एक बात बताती हूँ, इतनी सारी ओपनिंग्स के साथ ये टेक्निक सिर्फ उसी पर काम करेगी जो कि एक नंबर का इडियट होगा। वैन भी चिल्लाते हुए कहता है तो आखिरकार तुमने मुझे ये टेक्निक क्यों सिखाई? वह लड़की कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, यह टेक्निक बीस्ट डीमंस से फाइट करने के लिए है, लेकिन इस टेक्निक का एक अगला स्टेज भी होता है, क्योंकि इस टेक्निक में तुम्हें सिर्फ 2 स्टैक्स मारनी है, जिसमें तुम्हें तुम्हारे दोनों हाथों की यूज करने की कोई जरूरत नहीं है अगले स्टेज में। वैन भी चौंक जाता है, कहता है बिना दोनों हाथों का यूज किए हुए ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? वह लड़की भी कहती है इस सारी चीजों को अभी बताना एकदम पॉइंटलेस है, और इस टेक्निक का हिंट है टाइम। इस चीज को तुम्हें अपने आप से फिगर आउट करना होगा। वैन भी कहता है अरे अरे मास्टर मास्टर प्लीज रुको। तभी वैन को होश आता है, वह कहता है अरे नहीं, मैं तो एक पल के लिए बेहोश सा हो गया था, चलो अच्छा है मैं एक पल के लिए ही हुआ था। और अगले ही पल वह आर्नोल्ड से दूर हट जाता है। वह मन में सोचता है मैंने अपनी ओल्ड मेमोरीज में देखा, इसका हिंट है टाइम। उस टाइम पर तो मुझे समझ नहीं आया था आखिर इसका मतलब क्या है, लेकिन चलो इस बार इसे ट्राई करके देखते हैं। जहाँ पर आर्नोल्ड मन में सोचता है यह काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, इसने इतनी फाइट कर ली है फिर भी इसकी फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं टूटी है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी टेक्निक्स में देखने के लिए ज्यादा कुछ रहा नहीं है। तुम्हारी रेस्पेक्ट करते हुए मैं इस पूरे खेल को एक काफी खतरनाक अटैक के साथ खत्म करूंगा। वैन भी उसके अगले अटैक को देखकर चौंक जाता है और तैयार हो जाता है फाइट के लिए। जहाँ पर आर्नोल्ड अटैक करने के लिए वैन की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ पर अगले पल हम अपने वैन को देखते हैं जो कि सबसे पहले करता है काफी खतरनाक सी पाम स्ट्राइक, और ये होती है कर्मा रिट्रीब्यूशन क्रशिंग स्ट्राइक। आर्नोल्ड भी मन में सोचता है तो क्या सच में तुम्हारे पास अभी भी स्टेमिना बचा हुआ है, लेकिन यह टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। वैन भी कहता है अभी नहीं, और एक बार फिर से पीछे हटकर फिर से वही स्ट्राइक करता है, लेकिन इस बार कुछ होता है और इस स्ट्राइक का असर हमारे आर्नोल्ड को भी महसूस होता है। वह भी इसे देखकर एक पल के लिए चौंक जाता है और मन में सोचता है आखिरकार ये इम्पैक्ट कैसा, मेरे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं टूट चुका हूँ। बताया जाता है हमारे वैन ने एक ही स्पॉट पर 2 बार अटैक किया था। जब हमारे वैन ने पहली स्ट्राइक मारी थी तो उसकी शॉक वेव आर्नोल्ड की बॉडी से गुजरते हुए उसके स्केलेटन से टकराती है और फिर से रिफ्लेक्ट होती है। वैन उसकी टाइमिंग को पढ़ते हुए सीधा दोबारा से पाम स्ट्राइक करता है उसी के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में 2 वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं और एक दूसरे से रेजोनेट होती हैं, और इस टेक्निक का नाम हमारा वैन रखता है क्रशिंग स्ट्राइक रेजोनेंस। आर्नोल्ड को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वह भी घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। वैन भी अगला अटैक करने के लिए एकदम तैयार होता है, लेकिन तभी टीचर उन दोनों को रोक देता है और कहता है वैसे ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी, लेकिन फिर भी यह सिर्फ एक स्पार मैच है, अगर तुम सब इससे आगे बढ़े तो तुम्हारे लिए ही काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा ये, तो तुम लोग यहाँ पर रुक सकते हो। वैसे देखा जाए तो वैन को भी काफी ज्यादा डैमेज मिला है, तो इस स्पार मैच को ड्रॉ कहना कैसा रहेगा? वैन भी कहता तभी आर्नोल्ड कहता है मैं इसे एग्री करता हूँ। वैन कहता सेन भाई, जहाँ पर आर्नोल्ड आगे कहता है हाँ मेरा शरीर अंदर से अभी भी कांप रहा है, और अगर ये कंटिन्यू रहता तो शायद मैं तुम्हारी अगली स्ट्राइक के लिए भी तैयार ना हो पाता। तुम्हारी स्ट्राइक सच में काफी ज्यादा अच्छी थी वैन क्रूगर, और मेरे साथ स्पार मैच करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वैन भी कहता है हाँ मैंने भी इस फाइट से काफी सारी चीजों को सीखा है। वैन भी उसकी शक्ल को देखते हुए मन में सोचता है आखिरकार यह इतना खुश क्यों है, थोड़े पल पहले तो ये मुझे मारने का ट्राई कर रहा था। इस सीन को देखकर तो सारे स्टूडेंट चौंके हुए होते हैं, वे भी कहते हैं क्या इसने आर्नोल्ड के मैजिक डिफेंस को ब्रेक थ्रू कर दिया, वो भी बिना मैजिक के, और सारे ही लोग तालियां बजाने लगते हैं, जहां पर पूरा ही ट्रेनिंग ग्राउंड तालियों की आवाज से गूंजने लगता है। टीचर भी उन्हें देखकर तालियां बजाने लगते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। तभी उनके ऊपर लगा हुआ वह मैजिक फॉर्मेशन हटने लगता है। वैन भी काफी ही बारीकी से उस टीचर और स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद वैन और आर्नोल्ड को साथ चलते हुए दिखाया जाता है। वैन भी आर्नोल्ड पर चिल्लाते हुए कहता है हे तुमने जो अभी अभी किया क्या इसके बारे में तुमने सोचा भी था? आर्नोल्ड भी कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वैन भी कहता है तुम यानी कि 5 क्वार्टेंट क्राउन में से एक बंदा और मैं यानी कि फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट जिसके बीच में हुआ था एक ऑल आउट स्पार मैच, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह काफी ज्यादा ही अट्रैक्शन को गेन करेगा? इन्वेस्टिगेशन करते समय अटेंशन को गेन करना, इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। जहां पर आर्नोल्ड उसकी तरफ देखता है और कहता है ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुमसे अपने फिस्ट को डायरेक्टली टकराऊं। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सारे ही रूमर्स सुने थे,
लेकिन दूसरे की आंखों से किया गया मूल्यांकन से हमें ज्यादा कुछ नहीं पता चल सकता। मैंने उस टाइम पर एटमॉस्फेयर का एडवांटेज उठाया, लेकिन मैंने अभी अभी जो कहा था वे एकदम सिंसियर था। जिसकी बात सुनकर तो वैन भी चौंक जाता है और कहता है तुम सच में एक काफी अजीब लड़के हो, है ना? आर्नोल्ड कहता है हाँ, इस बात को मैं कई बार सुनते रहता हूँ। वैन कहता है तुम तो एक नोबल हाउस की हेड हो, क्या तुम इस बात को सुनते हो? जहाँ पर वैन मन में सोचने लगता है वेल देखा जाए तो अब तक जितने भी नोवेल्स से मैं मिला हूँ उन सभी को देखने पर लगता है कि सारे ही नोवेल्स एक नंबर के संकी होते हैं। तभी आर्नोल्ड एक पल के लिए रुक जाता है। वैन भी पूछता है क्या हुआ आर्नोल्ड? वह कुछ सोचता है फिर मना कर देता है और कहता है कुछ नहीं है चलो। वैन भी उसकी ऐसी हरकत को देखकर चौंक जाता है और वह भी उसके साथ जाने लगता है। जहाँ पर आर्नोल्ड अपने मन में सोचता है जैसा कि सोचा था, लेकिन मैं अब इस योजना के अकॉर्डिंग नहीं जा सकता हूँ। जहाँ पर हमें पास्ट की बात दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारा आर्नोल्ड प्रिंस से मिलने आया होता है। प्रिंस कहता है मैंने सुना है कि तुम्हें अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन मिशन को असाइन किया गया है। आर्नोल्ड भी चौंक जाता है, कहता क्या तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? जहाँ पर प्रिंस कहता है अब ऐसा अजीब चेहरा भी मत बनाओ, यहाँ पर ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है जो कि मुझसे छुप सके। जहाँ पर आर्नोल्ड भी मन में सोचता है तो क्या इसने रॉयल फैमिली के विशेषाधिकार का प्रयोग किया था उस इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए? तो ये सही है। आर्नोल्ड भी कहता है हाँ, ये थोड़ा बेकार काम तो है लेकिन मुझे ये करना होगा। जहाँ पर प्रिंस आगे कहता है क्या तुम इस काम को करते टाइम क्या मेरे लिए भी काम कर सकते हो? जब तुम ट्रेटर को एक्सपोज करो तो उस अनोइंग पर्सन को, यानी कि बेन क्रूगर को, उस क्राइम में तुम्हें फंसाना है। जिसकी बात को सुनकर आर्नोल्ड भी चौंक जाता है, कहता है इसका तो कोई कारण ही नहीं है उसे फंसाने का। और वैसे भी आखिरकार वह एक गरुड़ा है जिसे प्यूरिफिकेशन फैक्शन वाले लोग काफी ज्यादा ही नफरत करते हैं। प्रिंस भी कहता है हाँ, क्योंकि वह सबसे कम सस्पिशियस है, इस वजह से तुम उसे एक ट्रेडर के रूप में भी बता सकते हो। कोई भी कहानी बता देना इसके बारे में, झूठे एविडेंस बनाना और उसे उसके रूम में प्लांट कर देना, ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही ईजी रहेगा। जिसकी बात को सुनकर आर्नोल्ड भी कुछ नहीं कह पाता, लेकिन तभी प्रिंस उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम भूल चुके हो जब पश्चिमी वारवेरियंस का अटैक हुआ था उसी दिन तुम्हारी क्लेविस फैमिली का प्रीवियस फैमिली हेड मारा गया था। ओरिजिनली तुम्हारी फैमिली को इस टाइम पर डिसॉल्व हो जाना चाहिए था और तुम्हारे पास भी कहीं जाने की कोई भी जगह नहीं बचती। वह कारण जिस वजह से तुम्हारी कम उम्र होने पर भी तुमको फैमिली हेड की पोजीशन दे दी गई, यह सिर्फ रॉयल फैमिली की दया के कारण था। अगर तुम इस टाइम पर मेरा अपोज करोगे तो इसका मतलब यही रहेगा कि तुम्हारी क्लेविस फैमिली उसी दिन की तरह फिर से रुइन हो जाएगी। जिसकी बात को सुनकर हमारा आर्नोल्ड भी चौंक जाता है। जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आर्नोल्ड अपने मन में सोचता है इस बंदे के साथ अपनी फिस्ट को टकराने के बाद मैं एक बात तो पक्के तरीके से समझ चुका हूँ, इसकी जो टेक्निक्स हैं वे कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं है जिनको सिर्फ एक रात में सीखा जा सके। इसकी बॉडी के हर एक मसल की मूवमेंट, इसकी ब्रीथिंग टेक्निक, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का शिफ्ट होना, सारी चीजें काफी ज्यादा ही शार्प हैं और ये सारी चीजें उसने इस बॉडी के साथ अचीव की हैं जिसके पास कोई भी मैजिक ना हो। तो इसका सिंपली और एकदम ईमानदारी तौर पर यही आंसर हो सकता है कि इसने एक ऐसी ट्रेनिंग की है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वैसे तो मैंने भी इन टेक्निक्स को अपने रिफाइंड फिस्ट की मदद से रिसीव किया है, तो सिर्फ मेरा जैसा कोई मार्शल आर्टिस्ट ही इसके वेट को समझ सकता है। तो फिर मैं ऐसे किसी कायरतापूर्ण योजनाओं की मदद से ऐसे बंदे को नीचे नहीं ला सकता। लेकिन अगर मैंने प्रिंस के ऑर्डर को डिसऑबे किया तो मेरी क्लेविस फैमिली। लेकिन तभी वैन कहता है सो प्यूरिफिकेशन फैक्शन की इन्वेस्टिगेशन के बारे में। आर्नोल्ड कहता है क्या हुआ? वैन कहता है मुझे एक नई लीड मिली है, बार्टोलोमे सेमिनार, नो इंस्ट्रक्टर बार्टोलोमे, चलो उसी के जरिए सबको इन्वेस्टिगेट करते हैं। जिसकी बात सुनकर वह भी चौंक जाता है, कहता क्या? फिर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्यूरिफिकेशन फैक्शन वाले वही लोग होते हैं, जहाँ पर एक बंदा आकर कहता है प्रिपरेशन एकदम सही जा रही हैं और सारी चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं। उसके सामने खड़ा बंदा कहता है एग्जैक्टली, उस दलदली इलाके वाले इंसिडेंट में वैसे भी हमें काफी सारे एफर्ट्स लगे थे लेकिन अगली अपॉर्चुनिटी जल्दी ही आने वाली है। तो दूसरा कहता है और यहाँ पर एक और बात है, मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली है। अकेडमी में एक ऐसा पर्सन है जो कि हमारे इस प्लान को जल्दी पूरा करने में भी मदद कर सकता है। उसका हेड भी पूछता है क्या तुमने उसको रिक्रूट कर लिया है? वह भी कहता है नहीं, वह इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है। वह अचीवमेंट पाने की लालसा से अपने आप से अकेडमी में चिंगारियों को बिखेर देगा और उसे मैनिपुलेट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। वह हमारे लिए काफी सुविधाजनक मोहरा है। उसका हेड कहता है यह तो सच में कहा जाता है अम्यूजिंग है, चलो अभी के लिए उसे फ्रीली मूव करने देते हैं और इस सारी चीजों को टाइम के ऊपर छोड़ देते हैं। जल्दी ही यह अकेडमी काफी अंधकार भरे तूफान में जाने वाली है और उस टाइम पर हम अपना अगला स्टेप लेंगे अपनी लंबी चलने वाली विश को पूरा करने की तरफ। वह बंदा भी कहता है मैं समझ गया।